हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो इस साल के लिए पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट है उसके लिए लेक्चर सीरीज़ ले रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन मैं आप सभी के साथ आगे के 2019 साल के रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो पीवाईक्यूज़ है वो डिस्कस करने वाली हूँ ऑफ पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो इस सेशन को देखने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट्स है अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स अंडर रिसर्च मेथोडोलॉजी वो तो क्लियर हो ही जाएंगे। आपको आइडिया मिल जाएगी कि एग्जैक्टली किस प्रकार के एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन के अंदर पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे पीवाईक्यूज ईच एंड एवरी ईयर रिपीटेटिवली पूछे भी जाते हैं, सो उसकी भी आपको आइडिया मिल जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एज वेल मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, इसके रिगार्डिंग जितने भी सारे एमसीक्यूज थे, जो पीवाईक्यूज थे, वो भी मैं इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आई विल टीच यू डिफरेंट शॉर्ट tricks and tips to solve such MCQs. So now let us begin with this session. So students, as all of you know that AMU PhD admissions test अब बहुत नज़दीक है। जैसे कि यूनिवर्सिटी ने अभी तक एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट नोटिफाई नहीं की है, बट आप सभी की एग्ज़ाम अक्टूबर में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई आप सभी स्टूडेंट्स अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। आप सभी के प्रिपरेशन के लिए हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स PhD एडमिशन टेस्ट को आसानी से क्वालिफाई करते हैं। इस टेस्ट में आपको 50% जो MCQs है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं। 50% MCQs आप सभी को कंसर्न रिसर्च सब्जेक्ट के लिए पूछे जाते हैं एंड आप सभी को एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स तो स्कोर करने हैं ताकि आप PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई कर सकें। इस कोर्स में आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियोरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट करंटली अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs। दैट्स वे ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। इन MCQs को सॉल्व करने के बाद आप आपका प्रिपरेशन लेवल देख सकते हैं कि कहाँ तक आपका प्रिपरेशन हुआ है एंड आगे आपको कितने सारे प्रिपरेशन की ज़रूरत है बिफोर योर PhD एंट्रेंस टेस्ट। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से सारे स्टूडेंट्स एक ही PDF में सारे टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। उनको गारंटीड 80% जो MCQs है वो इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ PhD एडमिशन्स टेस्ट। ओके, इसमें आपको सॉल्व PYQs का PDF भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जितने भी सारे PYQs थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2017, 18, 19, 20, 21, 22 साल के, वो सारे PYQs सॉल्व करके उनका एक PDF इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उनको गारंटीड मोस्ट ऑफ द जो MCQs है वो एज इट इज़ रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में इस ईयर भी मिल जाएंगे, बिकॉज काफ़ी सारे PYQs आप सभी को तो पता है कि रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं, राइट। ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हैं देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी करके आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स है दिस इज़ नथिंग बट अ रिविजन पैकेज, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग एक्सेट्रा इन सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। देन पैसेज के थ्रू आंसर्स देना, कॉम्प्रीहेंशन, इन सभी के लिए आपको इसमें नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, रिवीजन PDF मिल जाएगा। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स। एंड पिछले ईयर भी हमारा जो रिकॉर्ड था इसका वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई किया था। इस साल भी हमारा रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे बिकॉज हम उतनी तैयारियाँ सारे स्टूडेंट्स से करवाते हैं। ओके, now let us begin. Ethical norms in research do not involve guidelines for. Now research में जो ethical norms है, ओके, उसमें किसके लिए guidelines नहीं है? थीसिस फॉर्मेट के लिए गाइडलाइंस नहीं है, या फिर कॉपीराइट के लिए नहीं है, या फिर पेटेंटिंग पॉलिसी के लिए नहीं है, या फिर डेटा शेयरिंग पॉलिसीज़ के लिए नहीं है।
नाउ स्टूडेंट्स, एथिकल नॉर्म्स का मतलब होता है कि एथिकल गाइडलाइंस। ओके, सो रिसर्च में ऐसे काफ़ी एथिकल गाइडलाइंस है एंड दोज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि सारे रिसर्चर्स एथिकली रिसर्च करें, जिसमें सारे रिसर्चर्स को पार्टिसिपेंट्स की जो आइडेंटिटी होती है उनको सिक्योर रखना चाहिए, एज वेल कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ पे रखनी चाहिए, एनोनिमिटी रखनी चाहिए, कोई भी हार्म पार्टिसिपेंट्स को होना नहीं चाहिए। सो ये सब चीज़ें इसमें आती है, एंड एज वेल researcher has to take informed consent from the participants। so इससे भी ज़्यादा ethical norms research में होते हैं, जैसे कि for example copyright। ओके, copyright का मतलब होता है कि अगर आपने किसी भी रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश किया है इन एनी काइंड ऑफ ए जर्नल, सो इसका मतलब ये होता है कि ये आपका रिसर्च आर्टिकल है, इस पे आपका राइट है, राइट। आपके परमिशन के बगैर इस रिसर्च आर्टिकल को कोई भी दूसरा रिसर्चर जर्नल में पब्लिश नहीं कर सकता है। सो कॉपीराइट के बारे में ये एथिकल नॉर्म्स रिसर्च में है, उसके लिए काफ़ी गाइडलाइंस है कि किसी के भी रिसर्च आर्टिकल्स ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करने हैं, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, पेटेंटिंग पॉलिसीज़ के लिए भी पेटेंटिंग पॉलिसीज़ के लिए भी एथिकल नॉर्म्स से एथिकल गाइडलाइंस है, जैसे कि अगर आपके नाम कोई भी पेटेंट है, ओके, देन ये पेटेंट सिर्फ आप ही का रहेगा, आपके पेटेंट्स कोई भी दूसरा रिसर्चर या फिर ऑथर यूज़ नहीं करेगा विदाउट योर परमिशन। अगर वो करता है देन उसको कुछ ना कुछ तो सज़ा दी जाएगी। ओके, सो ये एथिकल गाइडलाइंस है। डेटा शेयरिंग पॉलिसीज़ के लिए भी एथिकल गाइडलाइंस है, जैसे कि आपको डेटा अगर आपको शेयर करना है देन उसके लिए भी आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है, और जहाँ से आप डेटा शेयर कर रहे हो। सो ये सब चीज़ें इसमें आती है। सो इसका मतलब ये है कि थीसिस फॉर्मेट के लिए कोई भी एथिकल गाइडलाइन नहीं है। ओके, बिकॉज थीसिस फॉर्मेट ये बेसिकली एज पर योर विश आप लिख सकते हो। मतलब जैसे कि कॉमन तो थीसिस का फॉर्मेट है ही, जैसे कि टाइटल लिखो, देन इंट्रोडक्शन लिखो, उसके पहले अब्स्ट्रैक्ट लिखो, देन लिटरेचर रिव्यू लिखो एंड एक्सेट्रा, ऑल दोज थिंग्स। ओके, रिमेनिंग थिंग्स। बट इसके लिए कोई भी एथिकल नॉर्म्स नहीं है या फिर एथिकल गाइडलाइंस नहीं है कि आपको ये यहाँ पे ही लिखना है, वो वहाँ पे ही लिखना है, ऐसा करो वैसा करो, लाइक दैट। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन 1, दैट इज थीसिस फॉर्मेट। ओके, एथिकल ट्रांसग्रेशन इज, नाउ एथिकल ट्रांसग्रेशन एग्जैक्टली क्या है, इसका मतलब क्या है? डिफाइनिंग एथिक्स, following ethical principles, defying ethical principles, none of these। now students, ethic का तो आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा ना। what is the meaning of transgression? ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है कि अवॉइड करना, किसी भी चीज़ को अवॉइड करना, उसे मत करना, इसका मतलब ये होता है कि ट्रांसग्रेशन। सो एथिकल ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है कि एथिकल प्रिंसिपल्स को अवॉइड करना। जो एथिकल गाइडलाइंस होते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी रखो, एनोनिमिटी रखो, इन्फॉर्म्ड कंसेंट वहाँ पे होना चाहिए, देयर शुड बी गाइडलाइंस फॉर कॉपीराइट, पेटेंटिंग पॉलिसीज एक्सेट्रा। सो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना, उनको करना नहीं, इसका मतलब क्या होता है? एथिकल ट्रांसग्रेशन। सो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, डिफाइंग एथिकल प्रिंसिपल्स। बिकॉज डिफाइंग इस शब्द का मतलब भी है कि अवहेलना करना। अवहेलना का मतलब होता है कि अवॉइड करना, उसे नहीं करना। ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी व्हाट? ऑप्शन 3, दैट इज डिफाइंग एथिकल प्रिंसिपल्स। AMU PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए हम आपको पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स सेक्शन 2 में भी काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं, वो PhD एडमिशन टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई करते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं। यह स्क्रीन पर जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आप सभी को बताऊंगी। ओके, पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में आपको गारंटीड सिलेक्शन हम करवाते हैं। ओके,
टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर टू स्टडी मटेरियल ये आप सभी को पीएचडी एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो काम आएगा ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत काम आएगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस ये पेपर 2 के ऊपर ही पूछे जाते हैं, जिनके नोट्स हमने स्टडी मटेरियल में कवर किए हैं। ओके, at what percentage of plagiarism the registration for a program of a student will be cancelled? now देखो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्लेजरिज्म करते हैं, ओके, जब भी वो रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं, राइट। सो प्लेजरिज्म का कितना परसेंटेज होना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट का जो पीएचडी प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाता है, या फिर उस परसेंटेज के पास बाद उस स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन होता है फॉर द पीएचडी प्रोग्राम वो कैंसिल हो जाता है। सो वेदर इट शुड बी मोर देन 10%, मोर देन 20%, मोर देन 40% या फिर मोर देन 60%। नाउ स्टूडेंट्स, हाल ही में यूजीसी ने इसके बारे में गाइडलाइंस दिए थे कि अकॉर्डिंग टू द यूजीसी गाइडलाइंस उन्होंने बताया था कि जो स्टूडेंट्स 60% से भी ज़्यादा प्लेजरिज्म करता है, ओके, उसके रिसर्च रिपोर्ट में उस स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन होता है फॉर द पीएचडी प्रोग्राम वो कैंसिल हो जाता है। ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन 4, दैट इज मोर देन 60%। A book, document, letter, etc. written by hand or typed is known as. Now इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है which is a book या फिर document या फिर letter या फिर इनमें से कई सारे you can say documents जिनको हम हाथ से लिखते हैं या फिर those are in a typed format. सो वो क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट है या फिर वर्बोज है या फिर कैटलॉग है या फिर ट्रांसपेरेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, जो बुक्स, डॉक्यूमेंट्स या फिर लेटर्स जिनको हम हाथ से लिखते हैं या फिर वो टाइप्ड फॉर्मेट में होते हैं उनको कहा जाता है व्हाट? मैन्यूस्क्रिप्ट। आप सभी को तो इसके बारे में पता ही होगा कि मैन्यूस्क्रिप्ट ये यूजुअली हैंड या फिर टाइप्ड फॉर्मेट में ही होते हैं, उनको उसी तरीके से लिखा जाता है। ओके, एंड बेसिकली आजकल के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप ऑटोमेटिकली लिखते हो, मतलब ऑटोमेटिकली उनको लिखा जाता है। ओके, जैसे कि आप यू कैन से डिफरेंट मशीन्स आप यूज़ करके उनको लिखते हो, बट मैन्यूस्क्रिप्ट को इनको हमेशा हैंड या फिर टाइप्ड फॉर्मेट में ही लिखा जाता है, बिकॉज मैन्यूस्क्रिप्ट्स ये काफ़ी पुराने होते हैं एंड उनको बेसिकली पाम लीव्स के ऊपर लिखा जाता है। ओके, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को, एंड दैट्स उनको हैंड से ही लिखा जाता है। आफ्टर सम ईयर्स इन पाम लीव्स को चेंज करके उनके ऊपर फिर से लिखा जाता है। ओके, बिकॉज ये पाम लीव्स जो होते हैं वो आफ्टर सम ईयर्स वो ख़राब हो जाते हैं। सो इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनको बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। ओके, द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसर्च वर्क प्रोवाइड्स। नाउ रिसर्च वर्क का जो इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है वो आपको एग्जैक्टली कौन सी चीज़ प्रोवाइड करता है, मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन वो आपको देता है? द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रायर स्टडीज़, एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइटल ऑफ द रिसर्च वर्क, स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ द वर्क, द डिटेल्स ऑफ चैप्टराइजेशन। नाउ स्टूडेंट्स, आप सभी को तो पता है कि रिसर्च रिपोर्ट एग्जैक्टली कैसे लिखा जाता है। सो सबसे पहले रिसर्च रिपोर्ट में आप टाइटल लिखते हो, देन उसके बाद यू राइट द अब्स्ट्रैक्ट, एंड अब्स्ट्रैक्ट के बाद लिखी जाती है व्हाट? इंट्रोडक्शन। सो ये जो इंट्रोडक्शन होता है इसमें बेसिकली जब भी आप लिखने के लिए शुरुआत करते हो देन उसमें सबसे पहले आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना चाहिए विच शुड बी द ग्रैबिंग स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद रीडर को ऐसा लगना चाहिए कि दिस रिसर्च रिपोर्ट इज समथिंग यूनिक, इसे मुझे आगे भी पढ़ना है। ओके, राइट, दैट्स वाई इंट्रोडक्शन में बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो उस टॉपिक के बारे में एक ग्रैबिंग स्टेटमेंट यहाँ पे होना चाहिए, और जो रिसर्च क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए, या फिर ऐसी सरप्राइजिंग फैक्ट यहाँ पे होनी चाहिए विच मेक रीडर इंटरेस्टेड टू रीड द रिसर्च रिपोर्ट। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इसमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द टॉपिक ऑफ द रिसर्च, so that we get general idea of what topic
इज अबाउट एंड व्हाई दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, कि जिसके ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं. ओके, सो टॉपिक के बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन. देन थर्ड थिंग इज दैट इट शुड स्टेट द रिसर्च प्रॉब्लम. सो जो भी कुछ रिसर्च प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है, सो उस रिसर्च प्रॉब्लम को आपको एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है. द फोर्थ थिंग इज दैट कि यहाँ पे आपको रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स भी देने हैं, मतलब आपके गोल्स क्या है, आप ये रिसर्च करना चाहते हो बट उसका पर्पस क्या है. ओके, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी चाहिए. एज वेल ब्रीफ ओवरव्यू होना चाहिए अबाउट द होल पेपर. ओके, पूरे रिसर्च रिपोर्ट का जो ब्रीफ ओवरव्यू होता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए. सो इफ़ यू सी ऑल ऑफ दिस थिंग्स जो हम इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं, सो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, देन टॉपिक ऑफ रिसर्च, देन रिसर्च प्रॉब्लम. ये जो 3 चीज़ें हैं इससे आपको समझ में आता है कि यहाँ पे मोस्टली जो रिसर्च का टाइटल है, ओके, या फिर जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे होनी चाहिए, विच इज़ एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट. एंड उसी के लिए इंफॉर्मेशन आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देगा. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी व्हाट, ऑप्शन 2, दैट इज explanation of the title of the research work. Okay, statement of the purpose of the work, then description of prior studies, details of chapterization. ये भी concepts इसमें होते हैं, इनके बारे में भी information introduction में होती है, बट उससे भी ज़्यादा जो important information आपको introduction part देता है वो यही देता है कि it explains the title of the research work as whole. Okay, क्योट इज वॉट वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स. नाउ क्योट का मतलब क्या है? क्योट का मतलब ये होता है क्या, साइट, रीजनिंग, या फिर साइट, या फिर स्ट्रक्चर. नाउ स्टूडेंट्स, क्योट ये आप सभी को तो पता है. क्योट का मतलब ये होता है कि कोई भी पैसेज, कोई भी फ्रेज और जो आपने किसी दूसरे सोर्स से ली है एंड उसको आपने अपने रिसर्च रिपोर्ट में लिखी है, बट उसके अलावा आपने उस पैसेज के लिए, उस फ्रेज के लिए जहाँ से आपने उसे लिया है उस सोर्स को आपने यहाँ पे एक्नॉलेज भी किया है. सो इसका मतलब ये होता है कि क्योट को आपने किस प्रकार साइट किया है. ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी व्हाट, 1, दैट इज साइट. बिकॉज क्योट का जो मतलब है उसका मतलब यही है कि साइट. ओके, बिकॉज क्योट में आप जिस चीज़ को लिखते हो उसे आप एक्नॉलेज भी करते हो. सो एक्नॉलेज करते हो इसका मतलब ये होता है कि यू साइटिंग इट. Okay, one of the following punctuation marks indicates a slight pause in a sentence, which is that. इनमें से कौन सा punctuation mark ऐसा है जो sentence में एक slight pause को indicate करता है? So वो क्या है? कॉमा है, या फिर full stop है, या फिर colon है, या फिर semicolon है? सो स्टूडेंट्स, आप सभी को तो पता है कि हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस लिखते हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में एक फुल स्टॉप है, एक क्वेश्चन मार्क है. सो एवरी यू कैन से फॉर एग्जाम्पल जितने भी सारे सेंटेंसेस आप लिखते हो तो उसमें कुछ ना कुछ तो पंक्चुएशन मार्क्स आप लिखते हो, एंड ईच एंड एवरी पंक्चुएशन मार्क्स हैज़ देयर ओन फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस. सो जब भी आप फुल स्टॉप देते हो देन उस वहाँ पे आपका जो सेंटेंस है वो पूरा हो जाता है. क्वेश्चन मार्क देते हो बिकॉज आपने क्वेश्चन पूछा है, राइट. सो उसी प्रकार जब भी आप कॉमा देते हो देन कॉमा में एक पॉज होता है, स्लाइट पॉज होता है सेंटेंस में. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस में कहीं पे भी कॉमा है देन इसका मतलब ये होता है कि आगे भी कुछ वर्ड है एंड पिछले वर्ड का आगे के वर्ड के साथ कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिलेशन आपने कॉमा दिया है. Okay, that's why comma is the punctuation mark which indicates a slight pause in a sentence. So this is your correct option. Okay, that's why here your correct option is 1. If you see about full stop, then full stop के बारे में तो हमने अभी देखा. colon, colon का मतलब ये होता है कि अपूर्ण विराम. ओके, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो अलग है, इसकी वजह से सेंटेंस में स्लाइट पॉज नहीं आ जाती है और इट डज नॉट इंडिकेट स्लाइट पॉज इन अ सेंटेंस. सेमीकोलॉन का भी मतलब ये नहीं होता है. ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी 1, दैट इज कॉमा. How many numbers are there between 1 and 100 that are not divisible by 3 and 5? Okay,
सो 1 एंड 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जो 3 एंड 5 से डिविजिबल नहीं है. सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसे नंबर्स को फाइंड आउट करना है एंड दैट टू बिटवीन 1 एंड 100 जो 3 एंड 5 से डिविजिबल नहीं है, सो इसका मतलब ये है कि आपको ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 1 एंड 100 के बीच में ऐसे कौन से नंबर्स है जो 3 एंड 5 से डिविजिबल होते हैं. सो सबसे पहले आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड ऐसे नंबर्स को आपको टोटल नंबर्स से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. देन जो आपको नंबर मिलेगा दोज आर नथिंग बट द नंबर्स that are between 1 and 100 and that are not divisible by 3 and 5. Now let us begin. So the total numbers between 1 and 100 होते हैं 100, right? And number which are divisible by 3 between 1 and 100, okay, number which are divisible by 3 and that to between 1 and 100 वो होंगे 100 divided by 3 and which is equal to 33. So by doing the rounded off यहाँ पे 33 आया है. So now divisible by 5, okay, between 1 and 100 वो numbers होंगे 100 divided by 5, that will be 20. Now the numbers which are divisible by both 3 and 5, okay, those will be basically 100 divided by 15. यहाँ पे 15 है because there is common factor called as 15 between 3 and 5 and those will be 6. Now the numbers which are divisible by either 3 or 5 will be nothing but what are basically given by the sum of number divisible by each minus number that are divisible by both. So 3 और 5 से जो numbers divisible होते हैं between 1 and 100 उनको find out करने के लिए 3 and 5 से जो नंबर्स डिविजिबल होते हैं उनको आपको पहले ऐड करना है एंड उस एडिशन से आपको 3 एंड 5 ये दोनों भी नंबर्स से ओके जो जितने भी सारे नंबर्स डिविजिबल होते हैं उनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सो इसका मतलब ये होता है कि 33 + 20 - 6. सो इसका आंसर आपको जो आएगा विच विल बी 47. ओके and that's why the numbers which are not divisible by either, मतलब जो numbers 3 and 5 दोनों से भी divisible नहीं है उन numbers आएंगे 100 - 47 which will be equal to 53. That's why here your correct option should be option 2, that is 53. That is option 2, 53. Which type of research is related with overview and formulation of theory? Now इनमें से कौन सा research type ऐसा है which is relevant to the overview and formulation of theory, जहाँ पे आप theory को formulate करते हो as well you think about the theory, you study about the theory in depth. Fundamental research, applied research, descriptive research, analytical research. Now students, फंडामेंटल रिसर्च इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक रिसर्च और पियर रिसर्च, जिसमें आप थियोरी को फॉर्मुलेट करते हो, यू grab the knowledge first time as well you discover the principles, laws etc, जिसमें थियोरी के बारे में इन डेप्थ स्टडी किया जाता है, जिसमें थियोरी को फॉर्मुलेट किया जाता है. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन 1, दैट इज़ फंडामेंटल. विद इन द अप्लाइड रिसर्च, जब भी आप एक्शन रिसर्च करते हो देन उसे करने के लिए डिफरेंट लॉज को अप्लाई किया जाता है. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया जाता है एंड एनालिटिकल रिसर्च में डेटा एनालिसिस करके उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है. आइडेंटिफाई एनालिटिक स्टेटमेंट. नाउ इनमें से कौन सा एनालिटिक स्टेटमेंट है? कांट वॉज अ फिलोसोफर, द रोज इज रेड, द सर्कल इज अ राउंड फिगर, द हाइट ऑफ कुतुब मीनार इज 1125. नाउ स्टूडेंट्स, एनालिटिक स्टेटमेंट ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है विच प्रेडिकेट कॉन्सेप्ट, ओके, एंड बेसिकली जिस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम प्रेडिकेट करते हैं उसी में उसका सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट होता है. सो इसका मतलब ये होता है कि दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू बाय डेफिनेशन. सो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये बेसिकली उसी के डेफिनेशन से ही सही होते हैं. मतलब इस स्टेटमेंट में जिस कॉन्सेप्ट को आप बताना चाहते हो उस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन इसी स्टेटमेंट में होती है एंड दैट्स व्हाई इस स्टेटमेंट को कहा जाता है एनालिटिक स्टेटमेंट. एंड इस स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए या फिर
बताने के लिए कि वेदर ये स्टेटमेंट ऑथेंटिकेट है या नहीं, इसे बताने के लिए आपको किसी भी प्रकार के एम्पिरिकल एविडेंस की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, बिकॉज इस स्टेटमेंट में जिस कॉन्सेप्ट को आप बताते हो दैट कॉन्सेप्ट्स डेफिनेशन इसी स्टेटमेंट में होती है। ओके, सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन 3 एंड दैट स्टेटमेंट इज द सर्कल इज अ राउंड फिगर। सो इस स्टेटमेंट में सर्कल वर्ड इज देयर एंड राउंड फिगर इज अनदर वर्ड। ओके, सो यहाँ पे बीइंग राउंड होना ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है सर्कल की, राइट एंड ये जो इंफॉर्मेशन है ये इसी कॉन्सेप्ट में है एंड ये जो बेसिकली इंफॉर्मेशन है ये सर्कल के ही कॉन्सेप्ट में है। ओके, दैट्स वाई इस स्टेटमेंट में आपको जो बताया गया है कि सर्कल इज अ राउंड फिगर, सो ये जो कॉन्सेप्ट है ओके इसकी जो डेफिनेशन है ये भी इसी स्टेटमेंट में बताई गई है। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज अ एनालिटिक स्टेटमेंट एंड इस स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए आपको किसी भी एम्पिरिकल एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी this option 3. Okay, your answer should be option 3. So students, thank you for watching this session. I hope all of you understood everything. So if you have any doubts you can ask me in the comment box. I will reply you.